पुणे से अब सीधे पहुंच गए हैं बारामती, और बारामती कुछ ही दूर अब यहां पर है। हमारा ये सफर पहले शुरू हुआ मुंबई से पुणे तक का, और पुणे से अब बारामती जो इस बार अगर महाराष्ट्र की राजनीति पर बात की जाए और लोकसभा चुनाव की उन वीवीआईपी सीट्स की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि टॉप 10 में तो आ ही जाएगी, क्योंकि यहां पर परिवार की लड़ाई है, परिवार की अगली पीढ़ी की लड़ाई है। एक तरफ शरद पवार, दूसरी तरफ अजीत पवार, और बारामती जो कि गढ़ है एक तरीके से पवार खानदान का, पीढ़ी दर पीढ़ी बारामती में पवार खानदान जीतता रहा है। यहां तक कि जब मोदी लहर थी उस वक्त भी इस सीट पर कब्जा जमाए रखा था शरद पवार ने, लेकिन अब ना तो वो पहले जैसी एनसीपी रही और ना ही वो परिवार रहा। टूट हो चुकी है, बिखराव हो चुका है। इसीलिए इस बार एक तरफ सुप्रिया सुले है तो दूसरी तरफ अजीत पवार, लेकिन लड़ाई तगड़ी है और वर्चस्व की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी उसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि परिवार जो चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी शरद पवार का, पवार खानदान, उस पर आखिर कब्जा किसका होगा, जीत किसकी होगी। तो इसीलिए हमने सोचा बारामती में किसानों से जरा बात करने की कोशिश करें, लोगों से बात करने की कोशिश करें और ये भी देखने की कोशिश करें कि आखिर शरद पवार का जलवा कायम है या अजीत पवार, जिनके बारे में कहा जाता है कि खून पसीने से उन्होंने पार्टी को सींचा है इस क्षेत्र में, तो कम से कम उनके बारे में भी जनता क्या सोचती है। तो चलिए जरा बारामती की जनता से बात करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या बोले भारत में क्या कह रहा है। बारामती सीट की जब हम बात करते हैं तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शरद पवार, उनकी माताजी पहले, फिर बड़े भाई फिर शरद पवार के छोटे भाई के बेटे, और अब जो मुकाबला आगे के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं कि परिवार में अब वर्चस्व किसका होगा, उसमें अजीत पवार के बेटे हैं, शरद पवार की बेटी है और उनके बड़े भाई के बेटे रोहित पवार, उनको भी एक तरीके से शरद पवार आगे लाना चाहते हैं। तो इसीलिए अब इस चुनाव में पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीट एक तरीके से चलती आ रही थी उसका मुकाबला भी होना है। तो किसानों का मुद्दा जिसको लेकर इतने बड़े नेता बने शरद पवार, वो किसान तो ऐसा लग रहा है कि मुद्दा कहीं दब सा गया है और सिर्फ इस बार दबदबे की लड़ाई ही नजर आ रही है। लेकिन ये दबदबा कायम रहेगा नहीं रहेगा, किसकी राजनीति बदलेगी, यही देखने के लिए हम चल निकले हैं।
पहुंच गए हैं बारामती, और बारामती में यहाँ एक ये जो चौक है, यहाँ से उद्योग भवन और कई पार्टी के जितने भी ऑफिसेज हैं वो भी बहुत नजदीक हैं, क्योंकि बात इस बार पवार खानदान की हो रही है और इस बात को लेकर चर्चा है जगह जगह पर बारामती में भी कि आखिर असमंजस की स्थिति है क्या कि वोट किसको देना है। तो हमने सोचा जरा चाय पर चर्चा यहाँ भी कर ली जाए, और इसीलिए ये चाय की दुकान है जहाँ पर शाम के वक्त इसी तरह से सब लोग अलग अलग तरीके से चाय पर चर्चा करते हैं। हम भी इस चर्चा में शामिल होते हैं और जरा बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग ही मोड़ ले चुकी है, 2014 से लेकर 24 तक। बारामती क्या कहती है? देखिए, आपने बोला कि महाराष्ट्र की राजनीति कुछ अलग ही मोड़ ले चुकी है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र एक प्रदेश है पूरे भारत देश का। ये महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये देश के लोकसभा के चुनाव है। हर एक प्रदेश का एक अलग अपना समस्या होती है, कुछ ना कुछ उसके मुद्दे होते हैं, लेकिन हमें एक सशस्त्र राष्ट्र की निर्माण करने के लिए ये राष्ट्र का निर्माण का इलेक्शन है। एक राष्ट्र की छवि जो हमें बनानी है, उसके लिए हमें पंतप्रधान जो चुनकर आने वाले विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनमें से हमको एक प्रधानमंत्री चुनना होता है जो पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में एक सशस्त्र भारत की नींव रख सकता है, एक हमको एक मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक सपना देखा था कि 2020 में हमें भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो पूरा नहीं हो सका। अभी देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से हमारे देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने उनके कार्यों के रूप से, उनके कार्यक्रमों से देश के हर एक वर्ग को एक अलग आइडेंटिटी दी है, उनको मदद करने की प्रयास किए। आप देखिए, जहां उन्होंने सिर्फ भारत की छवि को एक ऊंचे मौकान पर नहीं पहुंचाया, जिन राष्ट्रों में भारत को निंदा किया जाता था वहां पर भी भारत के लिए आज एक विशिष्ट आदर है, मान सम्मान है, और भारत के पूरे इकोनॉमी को जो $5 ट्रिलियन पे इकोनॉमी ले जानी चाहिए, उस पे भी वो काम कर रहे हैं। आप तो ये देश की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बारामती का जिक्र कर रही हूँ। बारामती में तो ऐसा लग रहा है कि एक ही परिवार जो है वो मैदान में है और लोग असमंजस में है कि आखिर परिवार में से चुनना किसको है। सुप्रिया ताई, क्योंकि उनका काम है अच्छा। 8 बार वो सांसद रत्न खासदार रह चुके, और ऊपर कैसा रहता है, दिल्ली में सब भाषा आना मांगता है, उसके लिए सुप्रिया ताई 1 नंबर है। भाषा के आधार पर वोट दो? भाषा भी नहीं, काम के आधार पर भी वोट देंगे ना। उनका काम भी है ना, बारामती में शहर में भी है और तालुके में भी है और उनके लोकसभा मतदार संघ में भी है। लेकिन जो अजीत पवार के खास लोग हैं वो तो कहते हैं कि अजीत दादा ने जितना बढ़ाया बारामती को, उतना सुप्रिया सुले नहीं बढ़ा। अजीत दादा ने बढ़ाया, लेकिन पवार साहब का मार्गदर्शन और पवार साहब का सपोर्ट उनको बेहतर था ना। पवार साहब ने उन्हें चुनने का पहला टिकट दिया था, पवार साहब के मार्गदर्शन के ऊपर ही उन्होंने पहला काम किया है उनका, और पवार साहब ने उनको पूरा ताकत दिया था, इसके लिए वो आगे सपोर्ट कर रहा उसको। मतलब कि पवार साहब यानी शरद पवार के नाम की वजह से अजीत पवार आगे बढ़ पाए? वैसा नहीं, हर किसी को सपोर्ट तो कोई ना कोई करता ही है ना। हर नेता किसी न किसी के सपोर्ट से तो आता है, लेकिन जब टिकना होता है, जब आगे बढ़ना होता है, तो खुद के दम पे ही आगे बढ़ता है। आज दादा 4 बार उप मुख्यमंत्री है और 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी वजह से तो 30-35 साल में ये बारामती का डेवलपमेंट हुआ है। उससे पहले, दादा से पहले 95 तक तो पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब बारामती का क्या हाल था आप पूछिए लोगों से। मैं इन्हीं से पूछती हूँ, बारामती का जो हाल था पवार साहब के काल में, वो कह रहे हैं कि जरा उन्हीं से पूछ लीजिए क्या हाल था। बताना उनको पूछिए कि पहले एमआईडीसी किसने लाया और उसके बाद एक भी एमआईडीसी में प्लान। विकास में योगदान किसका है? पवार साहब का है। दोनों ही पवार है। शरद पवार साहब, शरद पवार साहब ने वो जो पेड़ लगाया वो बढ़ के आगे बड़ा हो गया ना, ये तो देखना चाहिए ना, ऐसा है। मतलब योगदान पूरी तरीके से शरद पवार का रहा बारामती में। शरद पवार का योगदान था। शरद पवार पावर फैमिली शो से भी ज्यादा आदमियों की है। पवार साहब ने कुछ तो अजीत पवार में गट्स देखा होगा ना, उनके गट्स की वजह से उन्होंने उनको चुना और उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि अपना देश फ्रीडम होने से पहले यहाँ से कैनल जाता है,
20 साल पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी से पानी जाता था, मगर अजीत पवार साहब ने हमारे यहाँ 4 जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया और आज बारामती इतनी बड़ी है कि 20 साल पहले बारामती 30,000 मतदान का था, आज लाख से बड़ी है। मगर हम अजीत दादा के पूरा नियोजन से हम लोग पानी सब लोगों को पानी पहुंचा सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि जब शरद पवार जी ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद अजीत दादा को अलग होना पड़ा। अजीत दादा को अलग होने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी सोचना चाहिए। अजीत दादा ने आज तक जो भी उनके सार्वजनिक जीवन में और राजकीय जीवन में जो काम किया है, वो काम देखते हुए आप बारामती छोड़ के कहीं भी जाओगे पूरे महाराष्ट्र में तो बारामती का छाप अजीत दादा पवार ये इसी नाम से पहचाना जाता है। एक तरीके से अजीत पवार ने ये डिक्लेयर किया है कि वो अपनी पत्नी को सामने उतारे, तो जब परिवार में 2 लोग सामने होंगे तो क्या लगेगा? ये बारामती है, यहाँ पर बारामती दोनों पवार साहब और अजीत पवार ये दोनों का एक ही है, तो ये कंफ्यूजन में ये दोनों में है। मेरा एक सवाल है मोदी जी से कि मोदी जी 25,000 करोड़ का घोटाले का आरोप करते हैं, बाद में इधर हमारे नजदीक के जो दौंडे, ये जो पवार साहब का ही क्षेत्र है कि यह विधानसभा लोकसभा का, उसमें करोड़ों रुपए का ड्रग्स का रैकेट मिलता है, उस पर बात नहीं करती। वो 25,000 करोड़ का रुपया इधर के आम आदमी के जेब में नहीं आया है, उस पर बात नहीं करती। अरविंद केजरीवाल साहब को जेल में डालती है, पर बारामती के किसी को भी जेल में क्यों नहीं डालती? तो ये मेरा सवाल है कि इधर की जो राजनीति है, इधर की जो जनता है, ये जनता अब शून्य हो गई है। इधर के राष्ट्रनायक महादेव जानकर साहब जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी की है, उनके वो जिस पार्टी में जाएंगे उसी पार्टी का ये बारामती का खासदार चुन के आएगा। अच्छा, ये बताइए, एक आरोप जो इन्होंने लगाया, मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इनका कहना है कि बीजेपी में आने से पहले अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, सबके ऊपर ईडी और तमाम केस थे, लेकिन बीजेपी में जाते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है? बीजेपी में जाके ठीक होता है तो जो उन्होंने बोला वो बीजेपी के साथ ही थे, उनके लीडर जो थे महादेव जानकर करके, वो बीजेपी के साथ ही थे, उनको कोई सीट ही नहीं दे रहे, इसलिए वो अभी मोदी जी के खिलाफ बात करे। जानकर साहब कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त है। ईडी वाला मुद्दा कितना अहम लग रहा है आपको? आपको लग रहा है बीजेपी में जाते ही एकदम से सबके पाप धुल जाते हैं? नहीं, आज तक ईडी का जो केसेस है वो कोर्ट में चालू है, इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है, इसलिए ईडी है तो ईडी है, ईडी है तो ईडी है, ईडी है तो ईडी है ना। ये डर रहे हैं इसलिए वो चुन नहीं पा रहे आघाड़ी के साथ जाना है या युति के साथ जाना है, अभी उनका डिसाइड नहीं हुआ है किसके साथ जाना है। वो सुबह फडणवीस साहब को मिलते हैं, दोपहर को पवार साहब को मिलते हैं, जो उनको सीट देगा वो अच्छा है, उसमें कोई ईडी वीडी कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपकी दाल क्योंकि बीजेपी के साथ नहीं गल रही इसलिए आप अपोजिशन में। बीजेपी के साथ दाल नहीं, हमारे राष्ट्रीय नायक महादेव जानकर साहब कैबिनेट मंत्री थे, 16,000 करोड़ का उनका खाता था, मंत्री थे वो पशुसंवर्धन, उसमें रुपए का घोटाला नहीं किया, उसमें रुपए का घोटाला नहीं किया, इसी वजह से जो महादेव जानकर जी का बात कर रहे हैं, इसको पूछो भाजपा में जाके ये मंत्री हुए, मैं उसको कहूंगा जब तक तुम मंत्री थे वो तुम काय को लिए भाजपा के साथ गए थे? अभी भाजपा हाँ, तुम बोल रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, आरक्षण ले लूंगा, दे दूंगा, तो आरक्षण जानकर साहब ने दिए क्या? नहीं दिए ना। धनगर आरक्षण के मामले में 2014 को यहाँ आरक्षण का यह बहुत बड़ा मसला हुआ था, तो यहाँ देवेंद्र फडणवीस आके बोले थे कि 15 दिन में आरक्षण हम देंगे, और इस 15 दिन का अभी 10 साल हो गए तभी तक आरक्षण नहीं मिला। पवार साहब इतने हैं तो उन्होंने पार्टी टूटने नहीं देनी चाहिए ना। पवार साहब अपने पवार साहब देश के नेता है, पवार साहब अपने देश के नेता है, राज्य के नेता है, उनको पार्टी संभालनी नहीं आती क्या? पार्टी में कुछ तो हुआ होगा ना। हम लोग बोलते हैं कि अजित पवार एक खुद के लिए किया, बाकी के 42 आमदार क्यों आए अजित पवार के साथ? पवार साहब सब गलत नहीं सुने, सबके ऊपर ईडी
है, सबके ऊपर ईडी, इतनी ईडी। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो उनके साथ गए, भ्रष्टाचार किया था इसलिए मतलब पूरी की पूरी एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार। ईडी को डर के वो साथ गए थे। अभी एनसीपी क्लियर हो गई, एनसीपी क्लियर हो गई, अभी एनसीपी क्लीन पार्टी हो गई। अब एक भी करप्ट उम्मीदवार भी एनसीपी शरद चंद्र पवार के पक्ष में, पूरा पिक्चर क्लियर है। उनका जो सवाल था 2014 के आरक्षण का, उनको बोल दीजिए पवार साहब धनगर आरक्षण दे रहे तो हम भी पवार साहब साथ जाएंगे। 70 साल में नहीं दिया। मोदी जी और फडणवीस का बात कर रहे हैं धनगर आरक्षण के बारे में। पवार साहब ने 70 साल में आरक्षण ही नहीं दिया है, तो फिर उसका जवाब कौन पूछेगा? बताइए जी। वो बीजेपी बोल रही है 400 पार, वो इसलिए बोल रहे कि वो संविधान बदलने के लिए, और उनके साथ में वोट तो जनता देगी ना। नहीं 400 पार बोल रहे ना, वो संविधान बदलने के लिए, और ये उनके बगल में जाके बैठे। ऐसा कुछ होने वाला है? संविधान बदलने की बात हो रही है, क्या हो रहा है? क्या बदल? संविधान बदलने की बात हो रही है 400 पार। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये अपने को मत डालने के लिए कुछ न कुछ बताना नहीं बताते। जब तक चांद और सूरज है तब तक संविधान यही रहेगा, यही संविधान नहीं सकता उसको। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान रहेगा, उसको संविधान रहेगा। फिर से वो पॉलिटिक्स में पवार साहब आ गए, तो इनके पास कुछ अभी रहा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले अजीत पवार है, जो महाराष्ट्र में काम करते हैं, बारामती में बहुत काम किया है। खाली पार्लियामेंट में बोलने से कुछ होता नहीं। अच्छा इंग्लिश हो, बड़ा बोलते हैं, लेकिन यहाँ काम करना, ग्राउंड लेवल पे काम है। एक बात बताइए कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लहर थी, उस वक्त भी बारामती सीट पर सुप्रिया सुले जीती थी, तो उनके साथ थे अजीत दादा, उनके साथ थे। 1,35,000 जो वोटिंग हुआ है वो बारामती से हुआ है। उसके पीछे वही हमने यहाँ से उनको वोटिंग किया है। तो अजीत पवार की वजह से जीत। यस, वही बोल रहे हैं हम कि अजीत पवार से वोटे। अजीत पवार ने जो काम किया, अजीत दादा ने जो काम किया, उसके बेस पे वो इलेक्शन जीते। अजीत पवार की वजह से सुप्रिया सुले जीती थी, अब उनके बिना कैसे जीतेंगे? अजीत पवार ही पवार साहब की वजह से है ना, पवार साहब की वजह से है ना। मतलब अजीत पवार साहब की वजह से। हाँ, फिर उन्होंने उनका टिकट दिया ना पूरा। तो पूरी पार्टी उनके साथ कैसे चली गई फिर? पार्टी किधर गई है? वो अकेले गए। इतने सारे एमएलए क्यों गए? आमदार खासदार ही गए हैं, लेकिन जो सामान्य जनता है वो पवार साहब और ताई के साथ ही है। वो सामान्य कार्यकर्ता शिवसेना का वही है, जो निष्ठावंत कार्यकर्ता है वो शिवसेना के साथ है, उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है, और जो शरद पवार के साथ है वो भी असली वाला कार्यकर्ता है। 2009 के इलेक्शन में सुप्रिया ताई को बहुत अच्छी तरह से लीड मिला था। 2014 में जानकर साहब एक डार्क हॉर्स हुए थे, जिसमें बहुत एक क्लोजली फाइट इलेक्शन हुआ। उसके बाद सुप्रिया ताई को 2019 में भी एक क्लोज फाइट था, क्योंकि लेडी वर्सेस लेडी थी। बीजेपी ने पहली बार उनके साथ अगेंस्ट में पूरे ताकतवर एक इलेक्शन लड़ा था। लेकिन मेरे को इतना ही कहना है कि सुप्रिया सुले उनका नॉमिनेशन पत्र भर के पूना में डायरेक्ट लास्ट चुनाव के रैली को ही बारामती में आती थी, जो पहले 20 दिन में तो कभी नहीं आती थी। अभी ऐसा सीन है कि पिछले महीने में 20 दिन सुप्रिया ताई एड्रेस मुक्काम पोस्ट बारामती में है, तो इसका क्यों इतना फर्क पड़ा? मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत कम नहीं पड़ रही है। ये सिर्फ गांव पुढारी है, ये जो दादागिरी है ना, दादा ने सब अच्छे पुढारी है ना, वो मेन लेके गया है। ये है कि पहले साहब ने और ताई ने बारामती ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए पूरा काम अजीत दादा के हाथ में दिया था, इसलिए दादा वो काम कर रहे थे। लेकिन अब दादा साथ में नहीं रहे, इस वजह से अब ताई खुद ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। चाचा ने लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक नहीं, अभी तो चालू हुआ है। इसके पहले पूरा दादा को ही दिया था, दादा को ही पूरा अथॉरिटी था इससे पहले। दादा ने कर रहे अभी हम ये इधर के खासदार अभी काम कर रहे हैं। 15 साल कहाँ पर गए थे? 15 साल तो काम नहीं किया। अभी लोकसभा का चुनाव लग के बाद बारामती में ये जनता दरबार लेने की अभी काम चल रहा है उसका। इसके आगे तो क्या करेंगे उसका? एक बात बताइए, जैसे
शिवसेना में हुआ, आदित्य ठाकरे को जब आगे बढ़ाने की कोशिश हुई और उनसे ज्यादा सीनियर लोग थे, उनको बुरा लगा, उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसी तरह एनसीपी में भी हुआ, जब सुप्रिया सुले से ज्यादा केपेबल अजीत पवार, इसीलिए उनको बुरा लगा, इसीलिए वो आ गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काम करने वाला कोई नेता होगा तो अजीत दादा पवार है। महाराष्ट्र में सुबह सबसे जल्दी उठने वाला कोई नेता रहेगा तो अजीत दादा पवार है। और उनके काम करने का तरीका ये दूसरे नेताओं को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने उनको दबा के रखा था। आने वाले चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ही रहेंगे, ये बारामती कर का ठाम विश्वास है। ये बताइए, क्या सुप्रिया सुले ही वजह रही एनसीपी के टूट की? बिल्कुल नहीं। ईडी वजह रही है, सीबीआई और ईडी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी ईडी का इस्तेमाल हुआ है, उसके बारे में कुछ कह सकेंगे, कुछ बता सकते हैं? ये कांग्रेस के वक्त भी ईडी का इस्तेमाल हुआ है। आपने आदित्य जी ठाकरे और सुप्रिया सुले के बारे में बात की, मुझे ये कहना है, आपने महाभारत देखा होगा, रामायण देखा होगा, बच्चे के प्रेम के खातिर सब रामायण महाभारत हो गया। अभी ये बारामती में जो पार्टी टूटी है वो बच्चे की प्रेम के खातिर टूटी है और उसका रिजल्ट आने वाला है। परिवारवाद को लेकर के मुद्दा बनाया बीजेपी ने, आपको भी लगता है यहाँ परिवारवाद की वजह से सब कुछ हो रहा है? पूरी इंडिया में मैडम परिवारवाद है। बीजेपी में पंकजा मुंडे परिवार के ये नहीं है क्या, उम्मीदवार नहीं है? पूरे ये इन लोगों का सियासत, इन लोगों का धंधा बन गया है ये सभी पार्टियों का। ये अपने बच्चों को सियासत में क्यों ला रहे? हम हमारे बच्चों को कोई आईपीएस बना रहा है, कोई बिजनेसमैन बना रहा है, ये सियासती लोग क्यों बना रहे? इन्होंने उसका धंधा बनाया हुआ। और ये सब एक है, इनकी नगर पालिका की तैयारी है, ये अपने नेताओं को खुश करने के लिए दिखा रहे हम कितने कट्टर है। ये सब एक है। कल तक ये दादा की तारीफ करते थे, ये ताई की तारीफ करते थे, आज ये दादा को झूठा साबित कर रहे, ये ताई को अच्छा साबित कर रहे। ये सब एक है, इनको नगर पालिका का टिकट चाहिए, वो अपने नेताओं को दिखा रहे हम कितने कट्टर है, कितने कट्टर है। हमारे आम आदमी के मुद्दे वैसे ही है यहाँ पर। आज भी बारामती में रोजगार नहीं है, आज भी बारामती में आरोग्य की सेवा 200 बेड का हॉस्पिटल है मैडम, लेकिन वहाँ पर महिलाओं की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर स्कूल है मैडम, यहाँ पर नगर परिषद की स्कूल है, यहाँ पर जाके देखिए, वहाँ पर लोगों के बच्चों की, लड़कियों की टॉयलेट की दिक्कत है, पीने का पानी नहीं है। और ये विकास दिखाएंगे यहाँ से तो विद्या प्रतिष्ठान तक का रोड, ये रोड विकास है। विकास यहाँ का जो शोषित वंचित समाज है उसका विकास बोले तो विकास बोलते। ये सब मिले हुए हैं क्या? हाँ सब हो मिले हुए, हम सब मिले हुए, सब ऐसे ही विरोध हो? हाँ विरोध है, नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती है। ये दोनों भाई बहन एक साथ चल रहे, परिवार बढ़ा रहे, ये दिखा रहे अपने नेताओं को कि हम तुम्हारे लिए कितना लड़े। कौन समझ रहा है? ये सब मिले हुए हैं क्या? सब मिले हुए हैं? कौन कह रहा है कि मिले हुए हैं भाई? ये अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ ये बीजेपी को इस बारामती में एंट्री नहीं करना है, इसीलिए ये प्लान है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पवार साहब के भी और दादा की भी अभी जो लड़त होने वाली है, सुप्रिया ताई है और सुनेत्रा पवार, दोनों ही पवार फैमिली से है। जो भी चुन के आएगा पवार फैमिली से आएगा। ये शरद पवार साहब का प्लानिंग है। ऐसा लगता है कि बारामती बीजेपी के पास नहीं जाना चाहिए, ये सिर्फ पवार के हाथ में रहना चाहिए। अजीत पवार तो लेकिन बीजेपी के साथ है, ऐसा लग रहा है क्या? ये सब मिले हुए हैं क्या? नहीं, बीजेपी की एंट्री ना हो इसके? नहीं, विकास के साथ है बारामती, विकास के साथ है, अजीत दादा के साथ है बारामती, सब पूरी अजीत दादा के साथ है। इलेक्शन के बाद में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने पिछले इलेक्शन में देखा, जो चुनाव हुआ उसके बारे में जो भी चुन के आए, बाद में क्या हुआ, उलट पलट सब सत्ता ये हुआ, ऐसा अभी भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। इनका कहना है शरद पवार मास्टरमाइंड है और वही सब कुछ करवा रहे हैं। देखिए, ये चुनाव है, जीत हार तो है, तय है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो अजीत दादा जो कैंडिडेट देंगे बारामती से, वो कैंडिडेट मोदी साहब को एक सशस्त्र भारत बनाने के पक्ष में वोट देने वाला है। एनडीए में यहाँ पर कुछ फूट भी है, शिंदे की पार्टी से भी कोई खड़ा हो रहा है, बीजेपी भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का भी अभी कुछ पता नहीं। सब एक है, एक में 3 पक्ष से एक साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार इनके पीछे है क्या? अजीत पवार के पीछे अभी भी नहीं, वो अलग अलग लड़ रहे हैं, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, सब अलग है, दोनों अलग है। उन्होंने कहा कि सब मिले अलग है। मेरी बात सुनिए, पवार साहब अलग है और अजीत दादा अलग है, लेकिन महाराष्ट्र का नेता अजीत दादा जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन हमारी एक बात है कि हम चाहते हैं
कि देश का नेता, ये तो बोल रहे हैं महाराष्ट्र के नेता बोल रहे हैं अभी हम, लेकिन हम बोल रहे हैं देश का नेता अजीत दादा जैसा ही होना चाहिए। अजीत दादा बोल रहे हैं मोदी जी के बाद विकास पुरुष हो तो अजीत पवार ही है। महाराष्ट्र का हो या देश के लिए अच्छा आदमी है। शिंदे नहीं है कुछ भी, वो करता है, अच्छा काम करता है। वो गठबंधन अच्छा हो रहा है, उनका गठबंधन अच्छा है, काम अच्छा करेंगे, कंट्रीब्यूशन अच्छे करेंगे। जो यहाँ के निवासी हैं, बारामती के वासी जो हैं, वो असमंजस में है कि परिवार में किसको चुना जाए। सुप्रिया और शरद पवार साहब के पीछे सुप्रिया और शरद पवार। सुनित्रा एक यहाँ की जनता तो सुनित्रा वहिनी को चुनेगी, मगर ये जो बोल रहे थे ये सब पवार साहब का प्लान है। तो पवार साहब ने प्लान क्यों किया? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुप्रिया सुले चुन के नहीं आने वाली। ऐसा प्लान करने की जरूरत क्यों पड़ी पवार साहब को? अगर ये बोल रहे इधर सिर्फ दादा जो बोलेंगे वही चुनाव के आएगा, सिर्फ दादा। लग रहा है कितने वोटों से जीत हार होगी? बहुत दिल से, पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़े लीड से दादा इधर चुनाव जीतेंगे। सुप्रिया सुले नहीं, वो हारेंगे, 2 लाख से हारेंगे। तो ये तो थी बारामती की जनता की जुबानी, बारामती की चुनावी कहानी। और इस बार बारामती काफी हद तक एक दिलचस्प मुकाबला भी लेकर आई है और कांटे का मुकाबले भी हम कह सकते हैं कि लेकर के आई है। तो बारामती से तो आज क्या बोले भारत की चुनावी रफ्तार में इतना ही। अब आपको एक और शहर में जल्द ही लेकर चलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।